एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द एंशिएंट बिहार। तो बिहार का जो रेफरेंस है हमें अथर्ववेद और पंचतंत्र में मिलता है। और ये कहा गया है अथर्ववेद और पंचतंत्र में कि जो लोग मगध साम्राज्य के जो निवासी थे उनको व्रत कह के लिखा गया है अथर्ववेद और पंचतंत्र में। तो इस चीज़ का उल्लेख हमें मिलता है कि जो मगध के रहने वाले थे उनको व्रत कहा जाता था। उसके अलावा अगर अगर हम टेरिटोरियल डिविजन्स की बात करें तो एंशिएंट बिहार जो था वो विदेह, वैशाली, अंग और मगध में विभाजित था। तो यही जैसे विदेह हो गया, वैशाली हो गया, अंग हो गया, मगध मगध हो गया। तो ये यहीं से अब बिहार की जो हिस्ट्री में जो सुपरमेसी है तो वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए शुरू-शुरू में जब आर्यन्स आए तो वो सेटल हो गए पंजाब और जो हरियाणा वाला जो रीजन है तो वहाँ पे आर्यन सेटल हो गए। और ऋग्वेदा के में जो वर्सेस दिए हुए हैं, ऋग्वेदा की जो पंक्तियाँ दी हुई हैं, तो उससे हमें ये पता चलता है कि आर्यन्स का कहीं भी बिहार में उस टाइम सेटलमेंट नहीं था। वो स्टार्टिंग में जो है पंजाब और हरियाणा हरियाणा के ही रीजन में आए थे। उनका कोई भी सेटलमेंट जो है अभी बिहार में नहीं था। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो नॉन आर्यन्स हैं बिहार में, जो नॉन आर्यन्स लोग रहते थे तो उनको आर्यन्स जो है वो नीचे दृष्टि से देखते थे, लो एस्टीम से देखते थे। क्योंकि जो नॉन आर्यन्स हैं वो वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह नहीं किया करते थे, यज्ञ वगैरह जो है वो चीज़ें नहीं किया करते थे। तो इसीलिए जो आर्यन्स थे वो उन लोगों को नीचे दृष्टि से देखा करते थे। देखिए अगर अर्लीस्ट रेफरेंस की बात करें तो अथर्ववेद और पंचवंश, जो पंचवंश ब्राह्मण है उसमें हमें बिहार का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि जो मगध के रहने वाले लोग हैं उनको व्रत कह के पुकारा गया है। उसके अलावा देखिए ऋग्वेदा मेंशंस ऑफ एन अनफ्रेंडली चिeftains कॉल परमगंड रूलिंग इन किकत। तो ऋग्वेदा में और जो है हमें परमगंड के बारे में मिलता है जो कि किकत का वहाँ का रूलर था। परमगंड जो था वो किकत का रूलर था। अकॉर्डिंग टू यक्ष निरुक्त, किकता वॉज द नेम ऑफ नॉर आर्यन कंट्री। तो जो किकता है वो एक नॉन आर्यन कंट्री का नेम है। तो इस चीज़ का उल्लेख जो है वो हमें यक्षा के निरुक्ता में मिलता है। बट इन लेटर वर्क्स किकता वॉज यूज सिनानिम फॉर मगध। लेकिन बाद के अगर हम जो बाद के जो लिटरेचर्स वगैरह हैं उसमें हम देखेंगे तो मगध साम्राज्य को ही किकता नाम से जो है बुलाया जाता है। देखिए अथर्ववेदा का एक हाइमन कहता है कि दैट द फीवर में विजिट द अंग एंड मगध। मीन्स जो बुखार है वो अंग और मगध की तरफ जो है बढ़ रहा है, वो विजिट करने वाला है अंग और मगध की तरफ। तो ये अथर्ववेदा का एक हाइमन कहता है। एक अथर्ववेद में एक पंक्ति दी हुई है उसमें इस चीज़ का उल्लेख है। द नेम्स ऑफ कौशला एंड विदेह आर नॉट मेंशन्ड इन ऋग्वेदा। तो देखिए कौशल और जो विदेह है वो ऋग्वेदा में मेंशन नहीं किया गया है। विच मीन्स दैट बाय द टाइम व्हेन द ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड, इसका मतलब ये होगा जब ऋग्वेद को जब कंपोज किया गया था तो उस समय जो आर्यंस थे वो अभी पंजाब के आगे नहीं बढ़ पाए थे। इसीलिए हमें ऋग्वेदा में इस चीज़ का उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है। अगर बात करें कि कैसे आर्यन एक्सपैंड किए बिहार की तरफ, तो ये जो चीज़ हुआ ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में जो आर्यंस थे वो बिहार की तरफ मूव किए। एंड इट वाज पॉसिबली ड्यू टू द यूज़ ऑफ आयरन। और ये मेन इसका जो मूव करने का, आयरन का जो आने का मेन जो कारण था वो लोहे की वजह से था। ठीक है, क्योंकि वो लोहे से जो है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बना के या हथियार बना के वो जंगल्स को कट डाउन करते। तो इसीलिए ये मेनली जो है ये माना जाता है कि आर्यन इसीलिए मूव किए बिहार की तरफ। इट इज़ corroborated by the well known story of a विदेगा मथुआ एज नरेटेड इन सप्तपथ ब्राह्मण। जैसे एक स्टोरी के द्वारा इस चीज़ का उल्लेख मिलता है हमको। ठीक है, जैसे ये सप्तपथ ब्राह्मण एक स्टोरी है तो उस चीज़ में जो है ये विगेद मथुआ में इस चीज़ को हमको नरेट किया गया सप्तपथ ब्राह्मण में। द किंग accompanied by the family priest Gautama Raghuana and a sacrificial fire started from the bank of river Saraswati in eastern Punjab and proceed toward the east। तो देखिए जो गौतम रघुगना रहते हैं तो ये एक सेक्रीफिशियल फायर का मतलब होता है यज्ञ वगैरह। तो ये जो लेके हैं ये बढ़ते हैं सरस्वती रिवर की तरफ। व्हेन दे केम टू गंडक द फायर रिफ्यूज टू क्रॉस इट। तो और ये कहा जाता है कि जब वो गंडक को क्रॉस करने की कोशिश किए, गंडक नदी को जब पार करने की कोशिश की तो जो आग था वो क्रॉस करने से मना कर दिया। अग्नि एट द बिहेस्ट ऑफ मथवा एग्रीड टू क्रॉस सादीनारा। तो ठीक है, तो उसके बाद जब अग्नि कब क्रॉस करती है, जब मथवा आते हैं तो जो है उसके बाद अग्नि जो है सादीनारा क्रॉस कर लेती है। लेटर सेटलमेंट वाज मेड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द रिवर विच केम टू बी नोन एज विदेह। बाद में जो है वो नदी के किनारे ही एक सेटलमेंट बनती है जिसको हम विदेह नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको जो है एक ट्राइबल नेम है विदेह ऑफ मथवा। तो इसी नाम से वहाँ का जो एरिया था वो बनता है।
इन दिस वे द आर्यनाइजेशन ऑफ बिहार टुक प्लेस फ्रॉम द बैंक ऑफ गंडक टू विदेह। तो इसी तरह जो है वो आर्यंस आते हैं गंडक से विदेह में एंटर करते हैं। अब बात करें अगर कैसे जो टेरिटोरियल विभाजन था, जो टेरिटोरियल डिवीज़न था एंशिएंट बिहार का, तो वो कैसे हुआ। तो 6th सेंचुरी BC में हम देखेंगे कि 4 स्टेट हमें मिलते हैं, विदेह, मिथिला और वैशाली, अंग और मगध। तो ये मिथिला वही है जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, जहाँ की सीता जी यहाँ की रहने वाली थी। तो मेनली जो है 4 स्टेट्स 6वीं शताब्दी में हमें ये 4 स्टेट्स देखने को मिलते हैं, मिथिला, वैशाली, अंग और मगध। बात करते हैं पहले मिथिला की। तो मिथिला जो है वो लोकेटेड था गंगा नदी के नॉर्थ साइड में। द डायनेस्टी ऑफ विदेह वॉज डिसेंडेंट फ्रॉम इस्क्वासु सन्स नीमी विदेह। तो देखिए जो विदेह डायनेस्टी थी, ये कहा जाता है कि जो इक्ष्वाकु के जो लड़के थे जिनका नाम नेमी था, तो ये उनसे एक तरह से डिसेंड किया गया था, लिया गया था। हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो इन्हीं को हम फाउंडर मानते हैं, ठीक है। जो इक्ष्वाकु के लड़के होते हैं तो इन्हीं को हम फाउंडर मानते हैं कि विदेह डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो नेमी थे। हिज सन मिथिजन इज सेड टू हैव फाउंडेड द सिटी ऑफ मिथिला। तो इनकी जो माता थी मिथिजन, यही जो है मिथिला सिटी को फाउंड की थी। हिज नेम जनक बिकेम द फैमिली नेम ऑफ द डायनेस्टी एंड हिज डिसेंडेंट्स वर कॉल्ड जनकस। तो अब जो जनक है एक तरह से इनका टाइटल हो गया, तो बाकी जो लोग थे इनके जो आने वाली जो पीढ़ी थी उनको जनक नाम से ही जाने जाने लगा। दे वर ऑल्सो कॉल्ड विदेहा फ्रॉम देयर किंगडम विदेहा एंड मैथिलास फ्रॉम देयर कैपिटल मिथिला। तो इनको जो है कुछ लोग विदेहा भी करके उल्लेख करते हैं शास्त्रों में। उसके अलावा जो है मिथिला कैपिटल होने की वजह से मैथिली वासी या मैथिलाइज भी करके उल्लेख करते हैं। सिराध्वज जनक हु वॉज द 23rd किंग। अब देखिए जो सिराध्वज जो जनक थे वो 23वें राजा थे, जिन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो है, जो सीता इनकी पुत्री थी, इनको शादी राम से की थी, ठीक है। राम जो थे वो दशरथ के पुत्र थे और दशरथ राजा थे कौशल के। इन ऑल देयर वर 53 किंग्स इन दिस डायनेस्टी। तो कुल मिला के इसमें करीब करीब 53 किंग इस डायनेस्टी में हमें देखने को मिलते हैं। 6वीं शताब्दी की बात करें 6th सेंचुरी BC की, तो बिफोर द राइज ऑफ बुद्धिज्म द विदेहन मोनार्की बिकेम इनसिग्निफिकेंट आफ्टर द एंड ऑफ जनक डायनेस्टी। तो जनक डायनेस्टी के बाद जो है जो विदेहन मोनार्की थी, जो विदेहन के जो राजा वगैरह थे, वो अब धीरे धीरे उनकी पावर वहाँ कम होने लगी, ठीक है। तो अब वहाँ जो है बुद्धिज़्म का हमको अब उदय देखने को मिलेगा। द मोनार्की वॉज रिप्लेस बाई ए रिपब्लिक एंड टेरिटरी इटसेल्फ फॉर्म्ड ए कंपोनेंट पार्ट ऑफ वर्जिन कन्फेडरेंसी हुड कैपिटल इज एट वैशाली। तो उसके बाद जो ये विदेहन डायनेस्टी होती है ये वैशाली में मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक अब इंटरनल पार्ट बन जाता है जो वज्जी रहता है, और उसकी कैपिटल हमको वैशाली देखने को मिलती है। इट वॉज प्रोबली ड्यू टू द रीज़न दैट विदेह वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद। इसीलिए हमें 16 महाजनपद भी जो है वो विदेह का नाम देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विदेह जो है वो वैशाली में मिल गया होता है, ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, तो इसमें हमें 16 महाजनपद का जो है उल्लेख देखने को मिलता है। ऑफ द 16 महाजनपद 3, देखिए जो 16 महाजनपद जो थे उसमें से 3 जो जनपद हैं वो हमारे बिहार के ही हैं, अंग, वज्जी, मगध, ठीक है। तो अंग साम्राज्य, वज्जी साम्राज्य और मगध साम्राज्य जो है वो 16 महाजनपद के 3 जनपद हैं जो हमें बिहार में ही देखने को मिलते हैं। तो पहले हम बात करेंगे अंग की। तो अंग का देखिए, अंग का सबसे पहला जो हमें उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है सबसे पहली बार। अगर हम देखेंगे तो अंग का उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अंग इज़ आइडेंटिफाइड विद द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ, इस समय का जो हम भागलपुर और मुंगेर का वो जो इलाका देखेंगे तो वो उस टाइम अंग का इलाका हुआ करता था। मालनी वॉज इट्स कैपिटल, और मालनी जो है वो अंग की कैपिटल है, विच लेटर बिकेम टू नोन एज चंपा। तो मालनी का जो नाम है वो बाद में बदल के चंपा हो गया, क्योंकि जो राजा थे तो एक चंपा राजा थे, तो उन्होंने ही अपने नाम के ऊपर जो है चंपा नाम रख दिया। चंपा जो है उसका कैपिटल हो गया अंग का। उसके बाद देखिए ह्यूंगसांग ने जो है वो शेनपो करके बुलाया था, दैट इज़ चंपा, ठीक है। तो ह्यूंगसांग भी अपनी किताब में जो है चंपा का उल्लेख करता है। इन ऑल देयर वर 25 किंग्स इन दिस डायनेस्टी, और अंग जो डायनेस्टी है उसमें हमें करीब करीब 25 किंग्स, 25 जो राजा हैं वो देखने को मिलते हैं। टिटिक्षु वॉज द फर्स्ट किंग एंड कर्ण वॉज द लास्ट किंग। तो टिटिक्षु जो है वो पहले राजा होते हैं और कर्ण जो है वो आखिरी राजा होते हैं अंग के। हु वॉज किल्ड इन भारतवार, और ये कहा था कि कर्ण की जो मृत्यु है वो भारतवार में हुई थी।
जो भारत युद्ध है उसमें। आफ्टर द भारत वॉर देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल बिटवीन अंग एंड मगध। अब देखिए भारत के युद्ध के बाद जो है एक अंग और मगध के बीच में एक हमें कॉन्स्टेंट जो है स्ट्रगल देखने को मिलती है। एक मीन्स हमेशा जो है अक्सर इन अंग और मगध के बीच में लड़ाई होती ही रही है। द लास्ट 3 किंग्स ऑफ इंडिपेंडेंट अंग वर दादीवाहना। देखिए जो लास्ट 3 किंग्स होते हैं अंग के, वो दादीवाहन और दर्दवर्मन और ब्रह्मदत्त। तो दधिवाहन और दर्दवर्मन और ब्रह्मदत्त जो होते हैं वो लास्ट 3 किंग होते हैं इंडिपेंडेंट अंग के। दादीवाहनस डॉटर चंदना वॉज द फर्स्ट वुमेन टू एम्बेरस जैनिज्म। तो दादीवाना की पहली जो पुत्री होती हैं चंदना, ये पहली ऐसी महिला होती हैं जो जैनिज्म को फॉलो करने लगती हैं। जब महावीर को कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो उसी के बाद ये जैनिज्म की फॉलोअर बन जाती हैं, जो उनकी पुत्री होती हैं। चंदना नाम होता है इनका। दर्दवर्मन मैरिड हिज डॉटर टू कौशाम्बी किंग उदयन। तो देखिए दर्दवर्मन ने अपनी पुत्री की शादी जो है वो कौशाम्बी के जो राजा होते हैं उदयन, उनसे कर दी एंड सिक्योर्ड हिज हेल्प इन रिगेनिंग हिज थ्रोन। और शादी करने का ये कारण था कि वो अपनी राजगद्दी को जो है दोबारा वापस पा सकें। ब्रह्मदत्त द लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ एंशियंट अंग। अब देखिए ब्रह्मदत्त जो हैं वो लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर हैं अंग के, जिनकी हत्या जो है बिंबिसार कर देता है। बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को मार देता है। दस अंग एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम सीज टू एग्जिस्ट एंड वाज मर्ज्ड इनटू मगध। तो उसके बाद जो है इनकी मृत्यु, जब ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो जाती है, बिंबिसार जब इनको मार देता है, तो उसके बाद मगध जो है मगध में अंग जो है वो मगध में दोबारा फिर से मतलब शामिल हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु के बाद जो है अंग मगध में शामिल हो जाता है। बात करें वज्जी रिपब्लिक की, तो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पाली लिटरेचर में हमें 10 रिपब्लिक देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्धा के टाइम में हमें 10 रिपब्लिक जो है 10 जो गणतंत्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला है जो शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, दूसरा है कोलियाज ऑफ रामगमा और मौर्य ऑफ पीपलवाना और मल्ल ऑफ कुशीनारा या कुशीनगरा भी बोलते हैं, और हैं मल्ल ऑफ पवा और वज्जी या वैशाली, जो वैशाली के रहने वाले होते हैं उनको वज्जी बोलते हैं या लिच्छवी भी बोलते हैं। उसके अलावा जो विदेह होते हैं मिथिला के, और जो अलकप्पा के जो बुलीज होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो सुमसुमागरी के जो भरगज होते हैं या भगज बोलते हैं इनको, और कमलाज होते हैं केशपुट्टक के। तो ये 10 जो गणतंत्र राज्य हैं वो हमें उनका हमको उल्लेख मिलता है पाली लिटरेचर में। ठीक है, तो पाली जो लिटरेचर है, ठीक है, तो बुद्ध के टाइम में हमें इन 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। अब इस 10 में से जो वज्जियन रिपब्लिक होता है वो सबसे ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश जो है वो वज्जी है। इट कंप्राइजेस अ नंबर ऑफ क्लैंस। तो इसमें देखिए कई पीढ़ियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे इसमें आपको उग्र देखने को मिलेगा, भोग और जनतंत्रिका, कौरव, लिच्छवी और वज्जी। तो इसमें जो है नंबर ऑफ क्लैंस हमें देखने को मिलते हैं, और इसमें से जो सबसे फेमस क्लैन है वो जनतंत्रिका क्लैन है, क्योंकि जो वर्धमान महावीरा होते हैं, जो 24 तीर्थंकर हैं, वो इसी क्लैन से बिलोंग करते हैं। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, तो त्रिशला जो होती हैं वो लिच्छवी के जो लीडर होते हैं, ये वहाँ के लिच्छवी के जो लीडर होते हैं ये चेतक, तो ये चेतक की बहन रहती हैं। ठीक है, और सिद्धार्थ जो है ये वर्धमान महावीर के पिता का नाम है, और त्रिशला जो है इनकी माता जी का नाम है। द लिच्छवी वर द मोस्ट पावरफुल ऑफ द क्लैन। और लिच्छवी जो जितने भी क्लैंस का नाम है, उग्रा, भोग, जनतंत्रिका, कौरव, लिच्छवी, वज्जी, इसमें से सबसे पावरफुल जो क्लैन होती है वो लिच्छवी होती है। ठीक है, द कैपिटल वॉज एट वैशाली, और इनका कैपिटल जो होता है वो वैशाली में होता है। द वज्जी टेरिटरी ले नॉर्थ ऑफ द गंगा इन द प्रेजेंट वैशाली और मुजफ्फरपुर। अब देखिए इस समय की बात करें तो वज्जी टेरिटरी वज्जी जो एरिया है वो इस समय का वैशाली और मुजफ्फरपुर का इलाका है, वो वज्जी टेरिटरी में आता है। कनिंगम एंड अदर आर्कियोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड बियॉन्ड डाउट द प्रेजेंट विलेज ऑफ बारसा इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एज द साइट ऑफ वैशाली ऑफ एंशियंट डेज। तो कनिंगम और दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो उत्खननकर्ता थे, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो प्रेजेंट विलेज है, ठीक है, मुजफ्फरपुर का जो बसर विलेज है, वो मीन्स वैशाली का, उसमें भी वहाँ पे हमको कुछ वैशाली के टाइम पीरियड के कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। द वज्जियन स्टेट वॉज अंडर ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज संघ। अब देखिए वज्जियन में एक सरकार की तरह चलता था, जिसको हम संघ या गण बोलते हैं। जैसे गवर्नमेंट होती है तो वैसे भी वहाँ एक गवर्नमेंट थी जिनको संघ या गण बोला जाता था। एज लिच्छवी वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड लिच्छवी गण।
तो यहाँ पे लिच्छवी जो थे वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पावरफुल थे, तो इसीलिए हम लिच्छवी गण भी बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिच्छवी इज गिवन इन अर्थकथा। तो हमें अर्थकथा में जो है लिच्छवी के संविधान देखने को मिलता है, लिच्छवी का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। द सेंट्रल लेजिस्लेचर ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक कंसिस्टेड ऑफ 7707 मेंबर्स। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होता है लिच्छवी का, उसमें करीब करीब 7707 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें सभी मेंबर्स को राजा कहा जाता है। तो जितने भी मेंबर्स हैं इनको सबको राजा करके कंसीडर किया गया है। द प्लेस वेयर द असेंबली मेट वॉज कॉल्ड संतग्रह। तो जहाँ पे ये लोग मिलते थे उनको संतग्रह बोलते थे। उसके बाद चेतक मैरिड हिज डॉटर चेलना टू बिम्बिसार। फिर देखिए चेतक ने अपनी पुत्री, जो उनकी चेलना रहती है इनकी पुत्री, तो वो जो मगध के जो राजा होते हैं उस टाइम बिम्बिसार, तो उससे इन चेतक विवाह कर देते हैं अपनी पुत्री का। द सोवरेन रिपब्लिक वॉज डिस्ट्रॉयड एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट अजातशत्रु ऑफ मगध। बाद में जो मीन्स जो वजी रिपब्लिक है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है जब अजातशत्रु के साथ जब वॉर होता है, ठीक है, तो उस टाइम ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। देखते हैं मगध डायनेस्टी के बारे में। देखिए मगध का जो सबसे पहला उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। द फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पटना गया एंड पार्ट ऑफ शाहाबाद। अगर मगध साम्राज्य इस समय देखें तो जो पटना का इलाका है, जो गया का इलाका है और जो शाहाबाद का इलाका है, ठीक है, तो ये पटना गया और शाहाबाद का इलाका मिलके उस टाइम जो है मगध का इलाका था। इट अर्लियर कैपिटल वॉज राजगीर। तो पहला जो कैपिटल था मगध का वो राजगीर था, बाद में उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया जो पटना है। द फॉलोइंग डायनेस्टीज कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ मगध मोनार्की। तो अब देखिए मगध साम्राज्य सबसे पावरफुल एक किंगडम बन के उभरा, ठीक है। तो क्यों उभरा, उसका क्या रीज़न था, हम आगे इस चीज़ को देखेंगे। तो पहले बात करते हैं बृहद डायनेस्टी की। तो बृहद जो था वो एल्डेस्ट सन था छेदीराज वसु का। तो छेदीराज वसु का सबसे बड़ा पुत्र था बृहदत्त। मगध में अपना रूल इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो इसी ने फाउंड किया बृहदत्त डायनेस्टी को। जो बृहदत्त डायनेस्टी है उसका फाउंडर बृहदत्त था। दिस डायनेस्टी हैज़ 10 किंग्स ऑफ होम जरासंध। अब देखिए इस डायनेस्टी में कुल 10 राजा थे, जिसमें से जो जरासंध है, ठीक है, तो बृहदत्त का पुत्र था जरासंध, जो सबसे पावरफुल था। ही एक्सटेंडेड हिज सुपरमेसी ओवर छेदी, अंग, पुंद्र, वंग और कलिंग। तो मीन्स ये अपना सुपरमेसी करता है, ये छेदी अंग जो जरासंध होता है वो छेदी पे कब्जा कर लेता है, अंग पे कब्जा कर लेता है, ठीक है, पुंद्र, वंग और कलिंग इन सब पे जो है वो कब्जा करता है, अपने पावर को और इंक्रीज़ करता है। और ये कहा जाता है कि जरासंध जो है वो भीम के हाथों जो मारा गया था, और भीम की हेल्प जो है कृष्णा ने की थी मारने में। जरासंध की हत्या जो भीम के द्वारा की गई थी और हेल्प किया था कृष्णा ने। जरासंध सन सहदेव वॉज इंस्टॉल्ड ऑन द थ्रोन एंड ही वॉज ऑल्सो किल्ड इन द भारत वॉर। उसके बाद जरासंध का जो है पुत्र आता है सहदेव, जिसका नाम रहता है, वो राजगद्दी पे बैठता है। और जो भारत वॉर होता है, महाभारत जिसको बोल सकते हैं, तो महाभारत में जो है ये भी मारा जाता है। देयर कैपिटल वॉज एट गिरिवराज और राजगिरी। अब देखिए इनका जो कैपिटल होता है वो राजगिरी में होता है, ठीक है, जिसको हम वसुमती नाम से भी बोल सकते हैं। और उस समय जो है 22 राजा रहते हैं, सहदेव के बाद करीब 22 राजा और राज करते हैं। रिपुंजय वॉज द लास्ट वन, और सबसे लास्ट जो होता है बृहदत्त डायनेस्टी का वो रिपुंजय होता है। और जो कि रिपुंजय जो है वो मारा जाता है अपने ही मिनिस्टर के द्वारा, जिसका नाम होता है पुलिका। तो पुलिका रिपुंजय का मिनिस्टर रहता है और वो उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद ये पुलिका जो है अपने पुत्र को राजगद्दी पे बैठा देता है। अब हम बात करेंगे बिंबिसार की, ठीक है। तो अब यहाँ से हरेंग डायनेस्टी की शुरुआत होती है, जो हरेंग वंश है उसकी शुरुआत होती है। तो पहले यहाँ आते हैं बिंबिसार। तो देखिए अश्वघोष इन बुद्ध चरित्र डिस्क्राइब बिंबिसार एज द सन ऑफ हरेंग डायनेस्टी। तो बुद्ध चरित्र जो किताब है जो कि लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, ठीक है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है, तो अश्वघोष ने लिखा है। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कई बार। तो बुद्ध चरित्र जो लिखी गई है अश्वघोष के द्वारा, इसमें हमें उल्लेख मिलता है बिंबिसार का। और ये बताया गया है कि जो बिंबिसार है वो हरेंग डायनेस्टी वंश से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब होता है वंश। तो ये बिलोंग करते हैं वंश, बिंबिसार जो बिलोंग करते हैं हरेंग वंश से बिलोंग करते हैं। द रिंग ऑफ बिम्बिसार मार्क्स द राइज ऑफ मगध एज ए ग्रेट पावर। तो जो बिम्बिसार का जो टाइम पीरियड है उस समय ये कहा जाता है कि मगध जो है, मगध की पावर और बढ़ रही थी उस टाइम। द बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट रिफर बिम्बिसार एज सैन्य एंड श्रेणिक। तो जो बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट हैं वो बिम्बिसार को श्रेणीय और श्रेणिक नाम से बुलाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेलुनीज क्रॉनिकल। अब देखिए जो सेलुनीज क्रॉनिकल है जो लिखा गया है महावश्म के द्वारा, तो ये श्रीलंका का सबसे पुराना लिटरेचर है, श्रीलंका का ओल्डेस्ट लिटरेचर।
ठीक है। तो सेलुनीस क्रॉनिकल जो है लिखा गया है महावश्म के द्वारा, और ये श्रीलंका का सबसे ज़्यादा पुराना जो लिटरेचर है वो है। तो इसमें ये कहा गया है कि बिम्बिसार जो था वो केवल 15 साल का था जब वो राजा बना, जब वो राजगद्दी हासिल किया तो सिर्फ वो 15 साल का था। ये चीज़ हमको सेलुनीस क्रॉनिकल्स में जो लिखी गई है महावश्म के द्वारा, इसमें मिलता है। हिज रीजन मार्क्स अ न्यू एरा ऑफ टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन। तो इसका जो एरा होता है तो ये क्या करता है, कई युद्ध लड़के और अगल बगल के जो राज रहते हैं उनको कब्जा करता है, अपने अपने प्रशासन को और अच्छे से इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है। बिम्बिसार इन्वेडेड एंड एनेक्स्ड अंग। बिम्बिसार जो है अंग पे हमला कर देता है, उसको कब्जा कर लेता है और उसको शामिल कर लेता है मगध के अंदर। लेकिन शामिल करने के बाद जो है अब ये अजातशत्रु को दे देता है चलाने के लिए, कि अजातशत्रु जो है वो चलाएगा इस चीज़ पे। और उसके बाद जो अंग की जो कैपिटल है वो हो जाती है चंपा। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन एंड स्ट्रेंथन हिज किंगडम। अब देखिए अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि हमसे कोई राजगद्दी छीन न सके, वो क्या करता है कि वो एक शादी की व्यवस्था, मीन्स वो क्या करेगा कि जो भी अगल बगल के जो राज्य होंगे उनसे शादी कर लेगा, ताकि वो उन पर आक्रमण न कर पाए, वो मित्र बन जाएंगे। तो इसी बात है, शादी हो जाएगी तो कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। तो एक ये शादी वाला जो सिस्टम है ये चालू किया है बिम्बिसार ने। बिम्बिसार एंटर इनटू मैरिज रिलेशन विद पावरफुल नेबर्स। तो एक रिलेशन जो है ये चालू करता है यहाँ पे, जो भी जैसे लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी के साथ रिलेशन बना लेता है, और जो कोशला रहता है उसके साथ भी फ्रेंडली रिलेशन बना लेता है। तो जो भी इसके अगल बगल जो भी नेबरिंग पावर्स होती हैं तो उसके साथ, वहाँ की रानी के साथ जो है शादी करके, और ताकि मेन इसका मकसद ये था ताकि कोई इस पर हमला ना कर पाए, तो इसको अपने गद्दी जाने का डर जो है वो ना रहे। देखिए कौशल देवी से ये शादी करता है, जो कि प्रसेनजीत की बहन रहती हैं। ठीक है, प्रसेनजीत जो हैं वो कौशल के राजा हैं। हु ब्रॉट हिम डाउरी एज काशी। और तो जो प्रसेनजीत होते हैं वही बिम्बिसार को काशी देते हैं दहेज में। ही ऑल्सो मैरिड चेलना द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। उसके बाद फिर ये चेलना से फिर विवाह करता है, जो कि लिच्छवी के जो मुखिया होते हैं चेतक, तो ये इनकी पुत्री रहती हैं चेलना, इससे भी विवाह करते हैं। अजातशत्रु वॉज सन ऑफ बिम्बिसार लिच्छवी वाइफ चेलना। जो देखिए जो अजातशत्रु है वो किसका पुत्र है, तो जो चेलना थी राजकुमारी वो इनका पुत्र था। बिम्बिसार ऑल्सो मैरिड केशमा, ए डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मद्रा, सेंट्रल पंजाब। उसके अलावा बिम्बिसार जो है वो केशमा से भी शादी करता है, जो कि मद्रा के राजा की पुत्री रहती हैं। तो मेन जो मकसद रहता है बिम्बिसार का वो ये रहता है कि अगर हम अगल बगल वाले जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं हमारे, अगर उनसे हम शादी जैसा रिश्ता रचा लेते हैं तो सीधी बात है कि अब वहाँ के हम जमाई हो जाएंगे, तो वो हमला तो करेंगे नहीं हम पे। ठीक है, तो उनका उसको अपना गद्दी जाने का वो जो डर है वो नहीं रहेगा उसके मन में। वन द किंग ऑफ अवंती वॉज अटैक बाई जॉन्डिस। देखिए जब अवंती की जो राजकुमारी थी, जब उनको क्या होता है जॉन्डिस हो जाता है, तो बिम्बिसार भेजते हैं अपने फेमस फिजिशियन को, डॉक्टर समझ लीजिए, तो जीविका नाम रहता है उनको। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बिम्बिसार जो जिस फिजिशियन को सेंड करते हैं अवंती में, उनका नाम रहता है जीविका। ही ऑल्सो हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद पुकुसती द किंग ऑफ गंधार। तो किंग जो गंधार के जो राजा रहते हैं उनके साथ भी इसका जो रिश्ता रहता है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छा रहता है। हु वॉज हॉस्टाइल टू द रूलर ऑफ अवंती पार्शली बाय द कॉन्क्वेस्ट एंड पार्शली बाय मैरिज लाइंसेस। तो कुछ मैरिज लाइंसेस का करके और कुछ मीन्स कुछ लोगों को जो है हरा वरा के ये जो है अपना एक डिप्लोमेसी जो है अपनी स्वामित्व जो है उस एरिया में एक बिम्बिसार ने कायम किया था। बिम्बिसार रेज द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ मगध वेरिया। और बिम्बिसार जो है मगध के पावर और प्रेस्टीज को बहुत ऊंचाई तक लेके गया। बिम्बिसार वॉज द एल्डर कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा। ठीक है, तो बिम्बिसार जो है वो कंटेम्प्रेरी था, बुद्धा का फॉलोअर था। हु डाइड इन द 8th ईयर ऑफ अजातशत्रु रीजन्स। तो देखेंगे तो अजातशत्रु का जब रूलिंग का जब 8वां साल था तो उसी टाइम जो है बुद्ध की मृत्यु होती है। बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीरा हैड मेड मगध द सेंटर ऑफ देयर रिलीजियस एक्टिविटीज़। अब देखिए जो बुद्ध हैं और जो वर्तमान महावीरा हैं, इन दोनों लोगों ने ही मगध को जो है अपना सेंटर बनाया हुआ था, अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा लोगों में फैलाने के लिए, लोगों को और बताने के लिए। तो बुद्ध और महावीर दोनों ने ही मगध साम्राज्य को ही अपना सेंटर बनाया था अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए। एंड वर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कैपिटल सिटी राजगृह। बिम्बिसार मेड ए गिफ्ट टू
बुद्धा ऑफ वेनुवन। ठीक है, देखिए बिम्बिसार जो है वो बुद्ध को एक गिफ्ट कर देते हैं वेनुवन, जिसको हम बैम्बू गार्डन बोलते हैं, ठीक है, जो कि राजगिरी में है। ठीक है, कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिम्बिसार ने क्या गिफ्ट दिया था बुद्ध को, तो बैम्बू गार्डन दिया था वेनुवन, ठीक है, जो कि राजगिरी में है। अकॉर्डिंग टू महावश्म बिम्बिसार रूल्ड द किंगडम फॉर 52 ईयर्स। तो महावश्म की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि बिम्बिसार करीब करीब जो है 52 साल तक राज किया है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट सोर्सेज अजातशत्रु किल्ड हिज फादर फॉर द सेक ऑफ द थ्रोन। अब देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये कहा जाता है कि अजातशत्रु जो है वो पितृहंता है, मीन्स उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी राजगद्दी पाने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन, अगर जैन ट्रेडिशन की बात करें तो अजातशत्रु इम्प्रिजन हिज फादर एंड सीज द थ्रोन। और जैन के जो टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने केवल अपने जो पिता को केवल इम्प्रिजन किया था, केवल जेल में डाला था, ठीक है, उसके बाद थ्रोन पे कब्जा किया था। बट बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज सन एक्शन बिम्बिसार टुक पॉइजन डाइट। और ये कहा था कि बिम्बिसार जो है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से अपने बेटे को लेकर के उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और बिम्बिसार ने जहर खा लिया और वो मर गया। ठीक है, लेकिन जो बुद्धिस्ट सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी। देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो 492 से लेकर 460 BC तक अजातशत्रु ने राज किया। बिम्बिसार वॉज सक्सीडेड बाई सन अजातशत्रु। ठीक है, तो बिम्बिसार की मृत्यु के बाद जो है अजातशत्रु जो है वो राजा बन जाता है और इसके बचपन का नाम होता है कुनिक। ठीक है, कुनिक नाम से ही बुलाया गया है। अजातशत्रु हैड टू फेस हॉस्टिलिटीज विद अदर पावर्स बट विथ हिज एबिलिटी ऑफ हाई ऑर्डर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही डील्ड इफेक्टिवली विद देम। तो स्टार्टिंग में जो है अजातशत्रु को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो जो है उन सभी चीज़ों से जो है इफेक्टिवली डील कर ले गया। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट ही फोर्टिफाइड हिज कैपिटल फॉर फियर ऑफ एन इन्वेजन। देखिए क्या होता है कि अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो उससे बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपना डर के मारे क्या किया था ना कि अपने कैपिटल को ना वो किले बंद कर लिया था, मतलब चारों तरफ से ऐसे घेरा बना लिया था। ठीक है, तो इसको डर था कि जो अवंती का जो उस समय जो अवंती के राजा थे प्रयोदत्त, तो प्रयोदत्त जो है इस पर हमला करने वाले हैं, इसी डर से जो है वो अपने कैपिटल को पूरा फोर्टिफाइड कर लिया था। लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इससे संबंधित कोई भी हमें कोई भी सबूत या प्रूफ जो है नहीं मिलता है। अजातशत्रु कंटिन्यूड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ हिज फादर एंड इन दिस प्रोसेस द इनिशियल प्रोवोकेशन केम फ्रॉम द कोशलन्स। तो जो जैसे इनके पिता जो पॉलिसी अपनाते हैं वही पॉलिसी पे वही रास्ते पे अजातशत्रु भी निकल पड़ते हैं। और सून आफ्टर द डेथ ऑफ बिम्बिसार, बिम्बिसार की जब मृत्यु हो जाती है तो हिज की क्वीन जो कोशला देवी हैं डाइड ऑफ ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। वो भी अपने मिस हस्बैंड की मृत्यु होने की वजह से उसी दुख में वो भी मर जाती हैं। और हर ब्रदर प्रसेनजीत द किंग ऑफ कोशला रिकोपाइड द काशी विलेज। उसके बाद जो इनके भाई होते हैं प्रसेनजीत, तो उनकी मृत्यु के बाद जो है वो भी जो काशी विलेज जो दहेज में इनको दिया गया था उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। ही लेड टू ए वॉर बिटवीन प्रसेनजीत एंड अजातशत्रु। इसी वजह से क्या होता है कि प्रसेनजीत और अजातशत्रु, भाई सीधी बात है कि इनके पिता को जो है बिम्बिसार को दहेज में मिला हुआ रहता है काशी, तो उस चीज़ पे जो है प्रसेनजीत जो कब्जा कर लेते हैं, तो प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में लड़ाई हो जाती है। इट अल्टीमेटली एंडेड इन द मर्जर ऑफ काशी इन मगध। उसके बाद जो है अजातशत्रु जीत जाता है और काशी जो है मगध में शामिल हो जाती है। और उसके बाद अजातशत्रु का जो विवाह है वो प्रसेनजीत की पुत्री से हो जाता है। तो वही सेम अपने पिता वाले रास्ते पे निकल पड़ते हैं कि हम भी विवाह कर लेंगे तो फिर बाद में हमला नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जीतने के बाद जो है काशी को मगध में शामिल कर लेते हैं और अजातशत्रु जो है ये प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह कर लेते हैं। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लिच्छवी मार्क्स अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द मार्च ऑफ मगधन एम्परियलिज्म। उसके बाद देखिए अब लिच्छवी पे कब्जा करने के बाद जो है अब ये इनकी पावर जो है और बढ़ने लगती है। जस्ट बिफोर द वॉर अजातशत्रु कंस्ट्रक्टेड ए फोर्ट ऑन द गंगा नियर विलेज कॉल्ड पताली। तो गंगा नदी के किनारे अजातशत्रु जो है एक किला बनवाता है जिसको नाम दिया गया पताली, विच डेवलप्ड इनटू द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो वही पताली जो है बाद में पाटलिपुत्र सिटी के नाम से डेवलप होता है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अजातशत्रु ऑल्सो टुक एडवाइस ऑफ गौतम बुद्ध। और उसी समय जो है ये अजातशत्रु जो है गौतम बुद्ध की भी एडवाइस लेता है, जो कहते हैं उनसे कि एज लॉन्ग एज द लिच्छवी वर यूनाइटेड। जब तक देखिए बुद्ध कहते हैं अजातशत्रु से जब तक लिच्छवी यूनाइटेड हैं उनको आप जो है जीत नहीं सकते हैं, ये कहा जाता है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। अजातशत्रु टुक हिज हिंट एंड सेंड हिज मिनिस्टर। अब देखिए ये सुनने के बाद जो है अपने मिनिस्टर उसके रहते हैं अजातशत्रु के वशकर, तो ये वशकर को लिच्छवी टेरिटरी में भेजता है। ठीक है, तो वो वहाँ जाके जो है
जो लीडर रहते हैं, मीन्स जो प्रिंसिपल लीडर हैं, तो वो उनके बीच में एक तरह से फूट डालता है। ठीक है। अजातशत्रु हु वॉज इक्विप्ड विथ वेपन्स लाइक रथ मुसुल्ला और महाशीलकंठा। तो महाशीलकंठा और तो ये जो रथ मुसल्ला है और महाशीलकंठ है, तो ये हथियार होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, ये अजातशत्रु के पास होते हैं। तो इसी की हेल्प से वो लिच्छवी पे आक्रमण कर देता है। अल्टीमेटली मगध इमर्ज विक्टोरियस एंड वज्जी बिकेम अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। उसके बाद क्या होता है कि लिच्छवी भी जो है मीन्स लिच्छवी पे कब्जा कर लेते हैं अजातशत्रु, और उसके बाद मगध में जो है वो शामिल हो जाता है। तो जो वज्जी भी है वो भी एक मगध एम्पायर का यहाँ पे पार्ट बन जाता है। अब देखिए वज्जी और लिच्छवी, अब मेंशनिंग कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र जो किताब लिखे हैं कौटिल्य, उसमें हमें वज्जी और लिच्छवी दोनों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन उसको राजशब्दोपजीवी के नाम से बोला गया है। राजशब्दोपजीवी के नाम से हमें वज्जी और लिच्छवी का जो है उल्लेख मिलता है, जो इंडिकेट करता है दैट द कॉन्फिडेंसी वॉज रिवाइव्ड आफ्टर द अजातशत्रु डेथ। मीन्स इसके बाद जब अजातशत्रु की जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी के बाद जो है जो इनकी कॉन्फिडेंसी होती है वो रिवाइव्ड होती है अजातशत्रु की मृत्यु के बाद ही। अजातशत्रु हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीरा। तो देखिए अजातशत्रु जो हैं ये दोनों लोग की रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हो चाहे महावीर हो। बोथ ऑफ हुम डाइड इन हिज रीजन। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है गौतम बुद्ध और महावीर की मृत्यु हुई रहती है। ही रूल्ड फॉर 32 ईयर्स। 32 साल तक ये अजातशत्रु राज करते हैं। बुद्धा डाइड इन 8th ईयर ऑफ रीइंग। और जब बुद्धा की मृत्यु होती है तो ये अजातशत्रु का उस समय 8वां साल चलता रहता है रूलिंग का, तो उस समय बुद्धा डाई करते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रीइंग दैट द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़, तो अजातशत्रु के टाइम पे ही जो पहली बुद्ध संगीति होती है, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग है, वो कहाँ हुआ, तो वो सतपर्णी केव्स में होता है, राजगृह में। ठीक है, तो कुछ ही बुद्धा की मृत्यु के कुछ दिन बाद जो है पहली बुद्धिस्ट संगीति होती है, तो वो अजातशत्रु के जो है नेतृत्व में होती है। अब बात करते हैं कि अजातशत्रु के सक्सेसर कौन थे। अजातशत्रु के शासन करने के बाद उनके बाद और कौन कौन शासन किया है, तो इस चीज़ को लेकर के देखिए जो भी हिस्टोरियंस हैं वो एक मत नहीं है, सबका अलग अलग अपना कहने का मत है। अगर बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने, जो कि महावस्म की माने, तो उसमें 4 लोग के बारे में उल्लेख मिलता है हमको कि उदयभद्र, अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो ये कहते हैं कि अजातशत्रु के बाद उदयभद्र आए, अनिरुद्ध आए और मुंड आए और नागदशक आए। लेकिन पुरांस जो दर्शका है, पुराण ये कहता है कि जो उनके बाद दर्शक आए, उदाई आए, नंदीवर्मन और महानंदी, ये आए अजातशत्रु के बाद। तो अलग अलग टेक्स्ट का जो है अलग अलग कहना है। और भाषा के जो ये लिखा हो गया है, जो भाषा के द्वारा ये लिखा गया है, सप्तवंशतम जो लिखा गया है, प्रोमिनेंटली फिगर्स दर्शका इज रूलर ऑफ मगध। तो ये बताते हैं कि जो दर्शका हैं वो मगध के रूलर रहते हैं, जो कि अजातशत्रु के बाद आए रहते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन टेक्स्ट, उदाई हु इज़ आइडेंटिकल विद उदयभद्र इज़ द सन ऑफ अजातशत्रु एंड सक्सीडेड हिम। और ये कहता है कि उदाई जो होता है वो अजातशत्रु का पुत्र होता है, तो या उसको उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं। तो उदयभद्र जो है वो अजातशत्रु का पुत्र रहता है, और अजातशत्रु के बाद जो है उदयभद्र ही जो है राजा बनता है। अब बात करते हैं उदाइन की। तो उदाइन इन द 4th ईयर ऑफ हिज रीइंग ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो उदाइन जो है अभी इसका 4था साल चलता है राज करने का। तो ये क्या करता है कि राजगृह से अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र करता है पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को यहाँ जो है अभिलेखों में कुसुमपुरा नाम का भी उल्लेख मिलता है हमको। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा से भी बोला जाता है, जो कि गंगा नदी और सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। उदाइन एंड हिज सक्सेसर वर नॉट पॉपुलर एमंग पीपल। अब देखिए वो ये लोग जो है उदाइन वगैरह उतने फेमस नहीं थे, तो इसीलिए ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इनका एक अमात्य होता है, अमात्य का मतलब होता है मंत्री। ठीक है, तो जो मंत्री होता है, तो ये मंत्री शिशुनाग होता है, बाद में वही जो है राजा बन जाता है। तो अब देखेंगे कि हम शिशुनाग वंश कैसे क्या क्या। तो शिशुनाग वंश जो है, ठीक है, तो शिशुनाग वंश का शुरुआत जो है 412 BC के आसपास होता है। पहले जो लीडर रहते हैं वो शिशुनाग होते हैं। तो शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। ठीक है, शिशुनाग जो है वो फाउंडर है शिशुनाग डायनेस्टी के। और ये अपना कैपिटल जो है, ये पहले अपना सबसे पहला कैपिटल बनाते हैं वैशाली को। और इनका जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो ये है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रयोदत्त ऑफ अवंती विच इज़ कैपिटल उज्जैन। तो ये क्या करते हैं, प्रयोदत्त जो अवंती का जो प्रयोदत्त रहता है उसको हरा देते हैं और अपना कैपिटल जो है ये उज्जैन में बना लेते हैं। ठीक है, तो शुरू स्टार्टिंग में शिशुनाग अपनी कैपिटल वैशाली में बनाया, फिर प्रयोदत्त को हराने के बाद अपना कैपिटल उज्जैन में बना लिए।
और उसके बाद ये 100 साल की जो राइवलरी चल रही थी मगध और अवंती के बीच में, अब उसका यहाँ एंड हो जाता है क्योंकि प्रियोदत्त की मृत्यु हो गई। इंडिया को लड़का रहता नहीं है, तो अब जो ये लड़ाई झगड़ा था मगध और अवंती के बीच में, तो ये ख़त्म हो जाता है। अब जो अवंती है ये एक मगध साम्राज्य का भाग बन जाता है और उसके बाद ये मौर्य रूल तक जारी रहेगा इसी तरह। अब देखते हैं काल अशोक के बारे में। तो ये 394 से 366 बीसी तक ये रूल किए, ठीक है। तो शिशुनाग के बाद जो है शिशुनाग के बाद काला अशोक आते हैं। द सक्सेसर ऑफ शिशुनाग इज नेम्ड कालाशोक इन महावश्म एंड काकावर्ण। तो हमें महावश्म और काकावर्ण में जो है दोनों में हमें कालाशोक के बारे में देखने को मिलता है। इट वॉज ड्यूरिंग हिज रिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉट हेल्ड इन वैशाली। तो जो दूसरी बौद्ध संगीति होती है, सेकेंड बुद्धिस्ट जो काउंसिल मीटिंग हुआ वैशाली में हुआ, ठीक है। तो ये किसकी लीडरशिप में होता है, तो ये कालाशोक के नेतृत्व में किया जाता है, ठीक है। तो ये हुआ बुद्ध की करीब करीब 100 साल मृत्यु के बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है वैशाली में कालाशोक के टाइम पीरियड में। ही परमानेंटली ब्रॉट बैक द कैपिटल टू पाटलिपुत्र। और बाद में जब काला अशोक आता है तो फिर से वो कैपिटल पाटलिपुत्र यानी पटना को बना लेता है। और बाणभट्ट के द्वारा देखिए लिखा गया हर्षचरित्र लिखा गया बाणभट्ट के द्वारा। तो अकॉर्डिंग टू हर्षचरित्र बाणभट्ट ही वॉज किल्ड विद डैगर ऑफ महापद्मानंद। तो ये कहता है जो काला अशोक रहता है वो महापद्मानंद के डैगर के द्वारा जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और बुद्धिस्ट सोर्सेज की माने तो काला अशोक करीब करीब 28 साल तक राज किया हुआ है। अब हम बात करते हैं नंद की। तो देखिए नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर रहते हैं वो उनका नाम है महापद्मानंद। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी। ही क्लेम टू बी एकारत, ठीक है। ही मीन्स एकारत मतलब होता है सुप्रीम पावर, द सोल सोवरेन हु हैज डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। तो वो जिसने सभी जो भी रूलिंग राजा हैं सबका विनाश कर दिया, सबका नाश कर दिया, वही एकारत है। तो ये अपने आप को एकारत डिक्लेयर करते हैं। ही डिस्ट्रॉयड द क्षत्रिय इन नंबर एंड कॉन्कर द कंटेम्प्रेरी लाइक इक्ष्वाकु। अब देखिए ये जो भी क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसके अलावा जो भी इनके जैसे इक्ष्वाकु हो गए, पांचाल, कुरु, हेल, अश्माका, माथी और शोषेन। तो उसके अलावा इन सब पे जो है कब्जा ये कर लेते हैं। मतलब जो महापद्मानंद रहते हैं तो ये क्षत्रिय को तो मारते ही हैं, साथ साथ जो भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी के लोग रहते हैं, पंचाल के रहते हैं, कुरु के रहते हैं, अश्माक या माथी के रहते हैं, सूरसेन के रहते हैं, तो इन सब पे जो है ये कब्जा कर लेते हैं महापद्मानंद। अब देखिए हाथी गुम्फा जो खारवेल का इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा, ठीक है। तो उसमें हमें मिलता है कि द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग बाय अ रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो उसमें ये उल्लेख मिलता है कि कलिंग का जो है मीन्स कलिंग पे जब हमला हुआ था तो वो किसी नंद डायनेस्टी के रूलर ही ने ही किया था। तो फ्रॉम कलिंग महापद्मानंद ब्रॉट एन इमेज ऑफ जिन एज ए विक्ट्री ट्रॉफी। तो हाथी गुम्फा का जो अब ये खारवेल में जो अभिलेख है हाथी गुम्फा, वहाँ पे खारवेल का जो अभिलेख है उसमें हमें ये उल्लेख मिलता है कि कलिंग को मतलब जीतने वाला था वो नंद डायनेस्टी का ही था। तो सीधी बात है वो महापद्मानंद थे यहाँ पे, क्योंकि ये सबसे पावरफुल रूलर थे अपने टाइम पीरियड के। और महापद्मानंद जो है वो कलिंग से एक जिन की जो है इमेज लेके आते हैं एज ए विक्ट्री ट्रॉफी। उसके बाद देखते हैं धनानंद। धनानंद जो रहते हैं ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। तो नंद डायनेस्टी के ये आखिरी रूलर हैं धनानंद, ठीक है। और ये कंटेम्प्रेरी होते हैं अलेक्जेंडर के टाइम पीरियड के। ग्रीक राइटर रिफर टू हिम एज एग्रेम्स और जनेंड्रीम्स। तो इस नाम से जो है ग्रीक राइटर्स इनको बुलाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ चाणक्य डिफीटेड धनानंद। तो चाणक्य देखिए धनानंद के टाइम पीरियड में क्या होता है कि अ, अ, जो वो रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु हैं, आपको कमेंट में बताना है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु होते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये धनानंद के जो वो रहता है मंत्री परिषद, तो उसमें ये रहते हैं। तो आपस में कहा-सुनी होने की वजह से क्या होता है कि ये इनकी बेइज़्ज़ती वगैरह कर देते हैं। धनानंद जो रहते हैं वो उनकी बेइज़्ज़ती कर देते हैं इनके गुरु की। तो वो जो है अब ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि जब तक मैं तुमको अपनी राजगद्दी से हटा नहीं दूँगा तब तक मैं जो अपनी जो शिखाएँ हैं, जो बाल हैं वो ऐसे खुले रखूँगा, बांधूँगा नहीं, ठीक है। तो वही बाद में जो चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा बच्चा रहता है ऐसे नॉर्मल, उसी को तैयार करते हैं और वो जो है बाद में धनानंद को मार करके डिफीट करके अब वो मगध का राजा बन जाता है। तो अब यहाँ शुरू होता है मौर्य डायनेस्टी। अब यहाँ मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत होती है। तो पहले देखते हैं कि मगध के सक्सेस का क्या कारण था। बिफोर द एडवेंट ऑफ मौर्यास, तो मौर्य थे उनके आने के पहले मगध वॉज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। तो जो मगध साम्राज्य था वो पूरे इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट था। इट अटेन द स्टेटस ड्यू टू वर्क ऑफ एम्बिशियस रूलर्स लाइक। अब देखिए जो
इसमें जो बड़े बड़े रूलर्स रहे जैसे बिम्बिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद, तो इन रूलर्स की वजह से जो है मगध इतने पावरफुल बन सका। मगध ऑल्सो एंजॉयज एडवांटेज जियोग्राफिकल लोकेशन, उसके अलावा जो मगध की जो लोकेशन थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ पे आयरन इम्प्लीमेंट्स भी ज़्यादा मिलते थे, जो आयरन डिपॉजिट थे वो भी ज़्यादा थे, ठीक है, राजगीर के आसपास के एरिया में। दिस हेल्प देम टू इक्विप देमसेल्फ विद द इफेक्टिव वेपन्स, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो अच्छे अच्छे हथियार लोहे की हेल्प से बना सकते थे। एंड वर नॉट ईजिली अवेलेबल टू देयर राइवल्स, और वो चीज़ जो है उनके दुश्मनों के पास थी नहीं, क्योंकि आयरन जो है उस टाइम पे राजगीर वाले इलाके में ज़्यादा अमाउंट में मिलता था। आयरन माइंस आर ऑल्सो लोकेटेड इन ईस्टर्न एमपी नॉट फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन, तो उसके अलावा ईस्टर्न एमपी में हमको ये जो लोहे की खान वगैरह है वो भी देखने को मिलती है, जो कि उज्जैन से ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, जो कि कैपिटल है अवंती का, उज्जैन। ड्यू टू दिस अवंती प्रूव द मगध मोस्ट सीरियस कंपटीटर फॉर सुपरमेसी इन द नॉर्थ इंडिया, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि जो अवंती जो है वो मगध का जो है मोस्ट, ये क्या कहते हैं, सीरियस कंपटीटर रहता है सुपरमेसी के लिए। मगध ऑल्सो हैड अदर एडवांटेज, अब कुछ और एडवांटेज देखें तो ये द फर्स्ट कैपिटल एट राजगीर वॉज सराउंडेड बाई ग्रुप ऑफ 5 हिल, तो जो राजगीर जो कैपिटल है मगध का वो 5 जो पहाड़ हैं, 5 हिल से ये घिरा हुआ है, ठीक है, विच मेड इट इम्प्रेंगेबल। तो अब सीधी बात है कि जब 5 चारों तरफ से हिल से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हमला करके आक्रमण करके कब्जा करना बहुत कठिन, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। इट्स सेकंड कैपिटल पाटलिपुत्र वाज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, और जो उसका दूसरा कैपिटल है पाटलिपुत्र वो गंगा, गंडक और सोन नदी के और घाघरा नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है, ठीक है। दीज रिवर्स प्रोवाइड इफेक्टिव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द आर्मी, पाटलिपुत्र वॉज देयरफॉर अ ट्रू वाटर फोर्ट, इसीलिए जो है पाटलिपुत्र का जो किला है वो जल दुर्ग भी बोला जाता है। तो जब चारों तरफ से देखेंगे तो राजगीर जो है पहाड़ से घिरा हुआ है, ठीक है, 5 ग्रुप ऑफ हिल्स हैं उससे घिरा हुआ है राजगीर। पाटलिपुत्र है जो है वो 4 नदियों से घिरा हुआ है, तो इतना आसान नहीं कि कोई भी और जो स्टेट है वो इस पर आक्रमण करके कब्जा कर सकें। तो यही रीज़न है कि मगध जो है बहुत पावरफुल एम्पायर की तरह जो है इमर्ज होता है। तो अब लास्ट में हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला है कि द अर्लीस्ट रेफरेंसेस ऑफ बिहार इन वैदिक पीरियड, देखिए जो बिहार का जो सबसे पहला जो सबसे पुराना उल्लेख है वैदिक पीरियड में वो हमें अथर्ववेद में और पंचवंश ब्राह्मण में देखने को मिलता है, जो बात ये करता है कि जो मगध के रहने वाले लोग थे उनको हम व्रत नाम से जानते हैं। उसके बाद जो इक्ष्वाकु का जो पुत्र है निमि विदेह, उसको कहा जाता है कि वो विदेह डायनेस्टी का फाउंडर था। तो विदेह डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, तो निमि विदेह वॉज द फाउंडर ऑफ विदेह डायनेस्टी। मालिनी विच केम लेटर टू बी नोन एज चंपा, अब देखिए मालिनी इसको बाद में चंपा नाम से जाने लगा, जो कि अंग का जो कैपिटल था चंपा। तो यूंगसांग इसको लिखता है चेनपो, और चंपा के नाम से, चेनपो के नाम से जो है अपनी किताब में यूंगसांग ने उल्लेख किया है। जो देखिए जो 24 जो तीर्थंकर रहते हैं वो वर्तमान महावीर रहते हैं, जो कि जंत्रिका क्लेन से बिलोंग करते हैं। ये क्लेन कहाँ की होती है, तो ये क्लेन जो है वज्जी रिपब्लिक की होती है, मीन्स जो वज्जी गणराज्य है वहाँ की जंत्रिका क्लेन होती है, और 24 तीर्थंकर जो होते हैं यहाँ के वो वर्तमान महावीर होते हैं। द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ मगध डायनेस्टी वॉज एट गिरिवराज और राजगिरी, जो सबसे अर्लीस्ट कैपिटल है मगध साम्राज्य का वो है राजगिरी में। बिम्बिसार हर्यंग डायनेस्टी का फाउंडर है, वो अंग पे कब्जा कर लेता है और अंग को जो है मगध में फिर मिला लेता है। देखिए अजातशत्रु का जो बचपन का नाम है वो कुनिक नाम से जाना जाता है अजातशत्रु, और ये जो कोशलन्स रहते हैं उस पर कब्जा कर लेता है और लिच्छवी पे कब्जा कर लेता है, और 2 नए हथियार ये इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम है रथमुसुल्ला और महाशीलकंठ। उदयन ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, उदयन क्या करता है राजगिरी से, ये क्वेश्चन कई बार बीबीएससी पूछ चुका है कि तो पाटलिपुत्र किसने कैपिटल ट्रांसफ़र किया था, तो उदयन ने राजगिरी से ट्रांसफ़र किया था पाटलिपुत्र कैपिटल अपना। शिशुनाग इज क्रेडिटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ अवंती, अब शिशुनाग को ये कहता है कि अवंती पे कब्जा करने वाला था शिशुनाग था, ठीक है। कालाशोक परमानेंटली मूव द कैपिटल टू पाटलिपुत्र, और कालाशोक जब आता है तो वो अपनी कैपिटल को परमानेंटली जो है पाटलिपुत्र में वो चेंज करता है कि हमारी जो कैपिटल होगी पाटलिपुत्र होगी। अब देखिए पहली और दूसरी जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो अजातशत्रु के टाइम में होती है पहली वाली, और दूसरी वाली जो रहती है वो कालाशोक के टाइम में होती है। महापद्मानंद ब्रॉट एन इमेज ऑफ जिन एज ए विक्ट्री ट्रॉफी फ्रॉम कलिंग, जब महापद्मानंद जीत के आते हैं तो एक जिन की इमेज लेके आते हैं एज ए विक्ट्री ट्रॉफी कलिंग से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।